सब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक ऐसा लगता है कि एक नया मोड़ आ गया है। आईएमएफ कहता है कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू शनीद किसी ख़त्म पर नहीं पहुंची। तारीफ़ें भी हैं पाकिस्तान की और कुछ जगहों पर जो है वो तवज्जो का मामला भी आया है। तो अगर आम अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन किया जाए तो क्या गुफ्तगू बनेगी कि आईएमएफ पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं? फौद भाई, अगर आप मेरी और अपनी गुफ्तगू याद करें बहुत अरसे पहले, तो मैंने आपको हमेशा कहा था कि पाकिस्तान को आईएमएफ की एंगेजमेंट के बगैर चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। तो जो आईएमएफ की एंगेजमेंट हुई है पिछले 1-1.5 साल में, सितंबर में ये प्रोग्राम और उससे पहले 9 मंथ का प्रोग्राम, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान ने अचीव कर ली है। जिसका मतलब यह है कि अफरात ज़र कम हुई, बैरूनी खसारा संभला और रिजर्व्स का कॉन्सिक्वेंटली बिल्डअप जो है वो 11-12 अरब डॉलर के करीब हुआ। अब 13 अरब हो गया है, उनके पैसे भी आ गए हैं। देखिए, इस वक्त जहां पे खड़े हुए हैं फंड के साथ, उसको इस तरह से समझना चाहिए कि एक नया बजट जो है वो आने वाला है। उस नए बजट के जो खद्दो खाल हैं वो तय होने हैं आईएमएफ के साथ। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क लिखा हुआ है और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है वो ये कहता है कि आप नया बजट इन लाइन विद द प्रोग्राम जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है उसमें तय करेंगे। अब उस नए बजट में एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका इस दफा का जो टैक्स का हदफ है वो आपने पहले 12,900 रिवाइज डाउन टू 12,300 रखा था। मेरा ख्याल है शायद 12,300 भी अपहिल लग रहा होगा कलेक्ट करना, और अथॉरिटीज कहीं 12,000 के इर्द गिर्द कलेक्ट करेंगी। अब 12,000 से 14,100, 200 या 300 का जो सफर है वो 2,000 प्लस मांगता है। अब इस 2000 के सफर को तय करने के लिए कुछ तो ऑटोनमस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो फ्रेमवर्क के अंदर ही आ जाए, जिसका मतलब है कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कुछ इन्फ्लेशन होगी, तो 10-12% तो यहां से ग्रोथ आ जाएगी। चले अगर ये ऐड कर लें 1200, 1300, 1400 की ग्रोथ, तो बाकी जो 500 की ग्रोथ है या 600 की ग्रोथ है वो कैसे आनी है? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो फंड के साथ डिस्कस करने हैं और इख्तिताम को पहुंचना है। दिस इज डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू कम अक्रॉस राइट नाउ, बिकॉज आखिर क्या करें आप? एफईडीज तब्दील करते हैं, आप कुछ टैक्सों की मद में रद्दोबदल करते हैं, फिर इन्फोर्समेंट करते हैं, जो स्टक अप सेल्स टैक्स है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ शुगर पे जो रेट्स हैं शायद 72 रुपए पे लगी हुई है एफईडी, उसको तब्दील करते हैं, फर्टिलाइजर पे तब्दील करते हैं, आप कोई जीएसटी की एग्जेम्पशंस उड़ाते हैं। आप ये सब कुछ जब करेंगे तो फिर कहीं आप यहाँ पे पहुंचेंगे। अब ये इटसेल्फ एक चैलेंजिंग टास्क है, अनदर 2000 बिलियन। एक तो आई थिंक ये चीज जो है अभी अंडर डिस्कशन है। फिर एक पूरा फ्रेमवर्क बनना है जो पाकिस्तान ये चाहता है और चाहना चाहिए भी, और फंड को समझना चाहिए कि फवाद की सैलरी पे बहुत ज्यादा टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक 29% टैक्स है, उसके ऊपर 10% एक आपने एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लगाया हुआ है, 5-7% मिला लीजिए वर्कर्स का, तो ये 45% बन गया। अगर मैं ओनर हूं और मैं डिविडेंड भी अपने आप को देना चाहता हूं तो इस 45 के ऊपर 15% मुझे डिविडेंड पे भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब खित्ते में मैन्युफैक्चरिंग फिर आगे कैसे बढ़ेगी? सो पाकिस्तान की ये 2 ख्वाहिशात हैं कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और इसको तय करने के लिए आगे किसी तरह हमें जाना है। अब इससे आगे चलिए तो फिर एक ये भी ख्वाहिश होगी कि किसी तरह जो पीएसडीपी का फ्रेमवर्क है वो 1000 अरब के करीब रहे, ये किस तरह तय होना है? आई थिंक ये हैं सारी वो चीजें जो इस वक्त इन्फोर्समेंट के थ्रू टैक्सेस लाना। फिर ऑब्वियसली फंड ये चाहेगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी पैदा की जाए। आपने कहा रिटेलर्स पे एक स्कीम लाए हैं हम लास्ट ईयर 50 अरब रुपए कलेक्ट करने के लिए, नहीं कामयाब हो सकी, तो वो कैसे आगे बढ़ना है उस पे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। अब इन सारी चीजों को आप लेकर चले। फिर एक ख्वाहिश फंड की हमेशा रही है, एक चीज खाकान साहब इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि आईएमएफ का ये कहना कि कर्ज जो हमने दिया है सिर्फ ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए है, ये खर्च करने के लिए या बजट बनाने के लिए नहीं है। इस वजाहत की आईएमएफ को ज़रूरत क्यों पड़ी सर? ये भी ऐड कर लीजिएगा काइंडली इसमें।
मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सो मैं इस पे आने से पहले इस हम प्रोसेस को खत्म कर लें। जो बहुत जरूरी काम अब होने वाला है वो ये है कि आपने दो चीजें करनी है। एक तो ये है कि जो आपकी ओवरऑल टैरिफ रिजीम है ना, उसको आपने संभालना है इस तरह से कि अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाना, जिसका मतलब है कि जो हाई इंपोर्ट टैरिफ्स हैं उसमें IMF तो बहुत अरसे से ये कह रहा है, पॉलिसी मेकर्स, मैंने कई दफा टेबल पर बैठकर ये कहा है कि ये जो हाई कस्टम्स ड्यूटी तो थी, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई, फिर उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, फिर एक शेड्यूल 5 है हमारा, उसमें ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो इस वक्त यूजर है वो एक रेट पे मंगाएगा, कमर्शियल एक रेट पे मंगाएगा। डिस्टॉर्शन पैदा की, उस डिस्टॉर्शन से बहुत सी प्राइसिंग्स ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट की जन्म लिया। सो यू हैव टू डू अवे विद ऑल दिस। अब जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं ये इटसेल्फ बहुत काम था। अब मैं हमेशा कहता हूं कि अथॉरिटीज की कॉम्पिटेंस डिटरमिन करती है कि ये सारा काम आप फंड को सेटिस्फाई करके आगे बढ़ सकते हैं। और अभी तो मैंने 2-3 मेन और चीजें आपके सामने रखनी है बिफोर आई कम टू आंसर द अदर क्वेश्चन। वो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निजाम बार बार, इस दफा फर्क देखिए कि फंड ये कहता है कि प्रोविंसेस के साथ भी अच्छी बातचीत हुई। मतलब यह है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जनवरी में लिख कर दिया था कि लगाना है, उससे पैसे कमाने हैं। अब फिर जुलाई में ले गए, तखमीना 800 अरब रुपए का है जो लोकल रिसर्च ने दिखाया है, पर मैं कहता हूं 100, 150, 200 अरब ही निकालने हैं, तो उसका सारा फ्रेमवर्क फंड को कन्विंस करना है। अब आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्विंस करनी है, जो पाकिस्तान की फेवर में है, वो ये उन्हें बताना है कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म क्या होगा। एक तो 9,800 अरब का खर्चा होना था किस चीज में, जो आपने मार्कअप देना था। मैक्रो स्टेबिलिटी जो फंड की एंगेजमेंट से आई है, 22% का जो रेट है वो 11% हो गया पॉलिसी का। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टेट है, अब 8,500 देना है अगले साल, बावजूद इसके कि नया डेट इस साल में ऐड होगा। ये सारी तो हमने गुफ्तगू की है टैक्स साइड पे। अगर 2,000 अरब पे पहुंचना मुश्किल दिखाई दे तो फिर जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है, देखिए एक तो आपको स्पेस मिली है कि आपका जो मैक्रो स्टेबिलिटी आई, 11% पॉलिसी रेट आया। जब पॉलिसी रेट आपका नीचे आया तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो तो स्टेट खुद है, क्योंकि जो 9,500 अरब से लेकर 10,000 अरब तक के दरमियान पे करना था इस साल, वो अगले साल कम हो के 8,500 अरब रह गया है, बावजूद इसके कि आपने डेट ऐड किया है। सो आपको वहां पे स्पेस मिली। सो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बट आपने उनको ये तो दिखाना है ना कि आप किस तरह अपने जारी अखराजात को कम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि USC, अगर आप कह रहे हैं यानी कि यूटिलिटी स्टोर, P&D डिपार्टमेंट, अगर आप कह रहे हैं 1.5 लाख मुलाजमतें, ये सब कुछ गया है, तो इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप प्रोविंसेस को शिफ्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, जो 17 सब्जेक्ट्स, हालांकि NFC किए बगैर आप आगे फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को ठीक नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं जितनी मर्जी मर्तबा ये बात करूं वो कम होगी, क्योंकि फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ब्रोकन है। बार बार हम खसारा बहुत बढ़ा हुआ करते हैं तो उससे करंट अकाउंट का भी खसारा होता है, क्योंकि जो करंट अकाउंट का खसारा है उसकी कोरिलेशन है आपके मालियाती खसारे के साथ। ये बात समझ नहीं रहे बिकॉज बहुत कम इकोनॉमिस्ट्स हैं जो इस वक्त सेटअप में मौजूद हैं, वो शायद ये बात पाकिस्तान हम बहुत क्लियरली हमें समझ लेनी चाहिए। सो अगर ये आपने करना है तो जो 17 सब्जेक्ट हैं जो वो नीचे देने वाले हैं वो नीचे दे दीजिए, जब तक NFC नहीं होते उनके रकमें नीचे दे दीजिए, उन पे खर्चा ना कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा चंक NFC के थ्रू तो नीचे दे चुके हैं। सो ये आपने दिखाना है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पावर्टी सब्जेक्ट है किसका? पावर्टी सब्जेक्ट है प्रोविंसेस का। यार इसको समझिए, ये कानून है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का आइन जो सबसे बड़ा कानून है पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे या कोई स्कॉलर्स नहीं कह रहे। तो अगर वो सब्जेक्ट ही पावर्टी नीचे का है तो फिर 700 अरब रुपए के करीब जाकर वफाक कैसे उस पर खर्च कर सकता है? NFC को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ कर ही फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को ठीक किया जा सकता है। सो वो आपने करना है। इसी तरह जो पेंशन्स का रिफॉर्म है, इसी तरह मतलब मुझे आज 10 साल तो हो गए होंगे ये कहते हुए कि आपने अच्छा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, हमने बैठकर ये तख्लीक किया। मकसद ये था इसका सबसे बड़ा कि आप जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज बिजली के निर्ख को खराब करके देते हैं उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, 200 यूनिट के लिए एक, 100 यूनिट के लिए एक, 400 यूनिट के लिए एक, इससे निकल जाते। और ये इंपॉर्टेंट बात करता हूं फवाद, ये
आपने पहले भी नहीं सुनी होगी, वो ये कि हम बिजली के क्वांटिटी को इस्तेमाल करने पर सब्सिडी देते हैं। इस पे ना जाइए, इनकम कितनी है फवाद की वो देख कर और खाकान की सब्सिडी दीजिए। डायरेक्ट फवाद या खाकान के अकाउंट में डिपेंडिंग कि मैं लोअर इनकम में हूं, बिल्कुल लोएस्ट इनकम में हूं, सब्सिस्टेंस पे हूं, वल्नरेबल हूं, कहां हूं। अब ये हैं वो काम जो होने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं फवाद, आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान। यार मैंने अभी आपको एक बजट का खाका रखा है जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे, पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ करने पे, जिसका मतलब है टैरिफ रिफॉर्म पे, पाकिस्तान में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, फवाद जो टैक्स थे, मैन्युफैक्चरिंग जो टैक्स थे, रियल एस्टेट जो टैक्स थे, एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स थे, उस सबको बराबर करने पे, और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को बढ़ाने पे, अगर रियल एस्टेट पे टैक्स लगेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ये है बजट जो बनना है। आईएमएफ से इनमें से क्या क्या चीजें फाइनलाइज होती हैं, और चूंकि ये एक हैवी एजेंडा है, सो ऑब्वियसली आई थिंक टॉक्स विल गो ऑन टिल वी फाइनलाइज। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेरा एक सवाल बीच में था सर, वो रह गया जो जिसका जवाब आपने देना है। जी मैं कहने लगा हूं, देखिए कोई भी मुल्क ये कह रहा है कि अगर हम आईएमएफ के पैसे लेके उनको बजट में यूज करके कोई चीजें खरीद रहे हैं, तो फिर उनकी साइड के जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो उनको ये समझाएं बात कि जो आईएमएफ के पैसे आते हैं डॉलर्स में आते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बजटरी सपोर्ट में नहीं, यानी कि बजट को सपोर्ट करने में नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में दिखाई देते हैं। कहां पे? यानी कि जब मैं कहता हूं यार 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, अगर 1 अरब डॉलर आया तो 12, एक और अगर 1.4 अरब डॉलर की रेजिलियंस फैसिलिटी के अंदर आया तो 13.4 अरब डॉलर पे वहां पार्क हो गए। तो इतना तो समझिए ना, या अपने इकोनॉमिस्ट से ही समझ लीजिए कि दैट मनी इज पार्क्ड देयर इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं खाकान साहब थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें एक जुमला। जी ऐड। आम अल्फाज में ये है कि हमने जो बम और मिसाइल खरीदे हैं या जो तैयारे खरीदे हैं वो इन पैसों से नहीं खरीदे हैं। ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप समझें कि इन पैसों से खरीदे गए हैं। यही बात है सर। दुरुस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी साथ इसके ऐड कर दूं कि ये पैसे तो पार्क हो गए, फिर फंड एक पूरा जिसे कहते हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे क्वांटिटेटिव टारगेट्स, इंडिकेटिव टारगेट्स, बजटरी टारगेट्स, वो तो हमारे बजट का जो खसारा है उसको जब कम करता है तो मेरा तो एक्सपेंडिचर कम होता है। मुझे तो अपने जो एक्सपेंडिचर्स करने हैं उसको कम करना पड़ता है, मुझे अपने टैक्स को बढ़ाना पड़ता है, मुझे इकोनॉमी को स्लो करना पड़ता है फंड में रहते हुए, स्टेबलाइजेशन में जाते हुए। हम तो ग्रोथ के मोड में जा ही नहीं सकते। और अभी हमने जितनी गुफ्तगू की ये की कि गुड फॉर ग्रोथ करना है। जब ग्रो करेंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है हम जो है जिसे आप कहेंगे ना उस सतह पर रखे हुए हैं कि डिटरेंस के साथ आज जो मिलिट्री माइट दिखाया है बोथ ऑन द एयरफोर्स एंड द मिसाइल साइड फ्रॉम द आर्मी, वो तो अब इट्स नॉट सेकंड टू नन, इट्स सुपीरियर इन द रीजन। और ये भी दिखा दिया है। और इसका बिल्डअप पाकिस्तान ने, जो कि मैं मिनिस्ट्री का पार्ट रहा हूं, सो वेरी कैटेगोरिकली आई कैन टेल द वर्ल्ड कि इट वाज वेल फाइनेंस्ड, well used and well bought from the sources in the world including China and well developed within Pakistan. ये भी याद रखिए। So all credit to the authorities, to the armed forces, to both civil and military authorities। और जो भी पॉलिटी वक्तन फवक्तन रही है, हमने किसी सेंस में भी डिफेंस को नहीं जिसे कहेंगे बिल्डअप को नहीं रोका। इसी तरह इकोनॉमिक डेप्थ भी बिल्ड करने का टाइम है ना, जो आज बजट का एक खाका आपके सामने बड़ा डिटेल में हमने रखा है। आप ये करें, पाकिस्तान 3 से 5 साल में मुख्तलिफ दिखाई देना शुरू कर देगा। 1.5 साल पहले मैंने फवाद को इंटरव्यू में कहा था कि फंड के साथ एंगेज करेंगे, स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। आज जो खाका मैंने आपके सामने रखा है, आप ये करें, 3 से 5 साल में खसारे भी संभल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी चलना शुरू हो जाएगा, और फिर वी कैन बिल्ड ऑन इट एज वी मूव अलोंग।